हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम शिवम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा क्लास नंबर 2 होगा इंडियन पॉलिटी के लिए। और इसमें मैंने थोड़ी चेंजेस की है क्योंकि एमसीक्यूज़ के साथ आपको क्या है, साथ में कुछ कंसेप्ट्स भी बताए जाएंगे। जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारी क्लास होगी, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ प्लस फैक्ट्स दोनों चीज़ें करेंगे हम। ठीक है, एमसीक्यू एंड फैक्ट्स जो है हम दोनों चीज़ें करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी डबल प्रिपरेशन हो जाएगी। एक तो उस टॉपिक का नेचर आपको पता चल जाएगा। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन प्लान और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कैबिनेट मिशन प्लान था क्या और क्या थी इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर उसके बाद जब हम एमसीक्यूज करेंगे, जो आपको टॉपिक बताया जाएगा वो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डबल फायदा होने वाला है इस टॉपिक से। तो अब हमारी जो भी इसकी वीडियो आएगी, पॉलिटी की होगी या हिस्ट्री की होगी, एमसीक्यूज जो होंगे उसके साथ फैक्ट्स आपको ज़रूरी बताए जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको पूरी तरह से एमसीक्यूज करवा के वो टॉपिक पूरी तरह से रटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज क्लास नंबर 2 करते हैं हमारी कैबिनेट मिशन प्लान की। देखिए, पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, पहले वो आप हमने करना ना, व्हाट इज़ कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए क्या होता है, आपको सबको पता है 1939 से लेकर 1945 तक क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब हुई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात की जाए, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेकर 1918 तक हुई थी ना, तब इंग्लैंड को वहाँ पे बड़ी अच्छी जीत मिली थी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आज के टाइम पे हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पोजीशन है ना, वो उस टाइम पे इंग्लैंड की होती थी। ठीक है, इंग्लैंड उस समय सुपर पावर था। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंग्लैंड परमानेंट मेंबर भी आता है। ठीक है, फिर से आपको बोल दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड या 1900 से लेकर 1914 का जो टाइम पीरियड है, उस समय ना इंग्लैंड हमारे इंडिया में बड़ा ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली एडवांस था। ठीक है, जिसकी वजह से वो उस समय की सुपर पावर थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो इंग्लैंड को क्या लगा कि हम भी जीतेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे हमें पार्शियल विक्ट्री, हम क्या होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जीतेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी की वजह से क्या हुआ, इंग्लैंड की जो भी उम्मीदें थी वो पूरी तरह से टूट जाती हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड क्या है, पूरी तरह से इकोनॉमिकली वीक हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिकली वीक हो जाता है। ये तो बात आ गई इंग्लैंड की बाहर की तरफ से। और आपको पता है, उस समय जब अगर बात की जाए, हमारे यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज बनी थी या इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज बनी, और उसके साथ साथ आपको पता है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई। ठीक है, आरआईएन म्यूटिनी हुई। और उसके साथ जो भी मतलब देखा जाए, इंडियंस पूरी तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। 1945 की मैं बात कर रहा हूँ, 1947 में आपको पता है हम आज़ाद हो गए थे। पर 1945 के शुरुआती दिनों में क्या हुए थे, आज़ाद हिंद फौज में, ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने फौज बनाई थी, उसने क्या किया, इंग्लैंड को इंडिया से पूरी तरह से डरा दिया। इंग्लैंड को ये लगा कि जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे ऊपर धावा बोला है, अगर पूरा का पूरा हिंदुस्तान बोल देगा तो क्या होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, हमें इंडियंस को पहले ही आज़ाद करने का फैसला ले लिया। ठीक है, आज़ाद करने का फैसला ले लिया। और आज़ाद करने से पहले उन्होंने क्या किया, 1946 में हमें एक मिशन भेजा जिसका नाम आता है कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने आज़ाद करने के लिए हमें क्या किया, कैबिनेट मिशन प्लान भेजा 1946 में। और कौन सा वो टाइम पीरियड था, मार्च का 1946। जिसके 3 मेंबर्स थे। एक आएंगे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन भी लेके आए थे, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये 3 नाम है जो कैबिनेट मिशन प्लान हमारे इंडिया में लेके आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, इन्होंने हमें क्या बोला, आप क्या कीजिए, हम आपको क्या कर देंगे, दे गारंटीड। ठीक है, दे गारंटीड इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ठीक है, इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू हमें क्या बोला कि हम क्या होंगे, आपको पूरी तरह से आज़ाद कर देंगे, पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने शर्त हमारे सामने क्या रखी कि आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाओगे, तब तक आप क्या होगे, आज़ाद नहीं होगे। हमारे हिंदुस्तान के उस समय जितने प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनको कैबिनेट मिशन प्लान का जो प्रस्ताव था बड़ा अच्छा लगा, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे इंडिया में क्या करते हैं, हम एक इलेक्शंस लड़ते हैं। ठीक है, एक इलेक्शंस लड़ते हैं, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही थी जिसने क्या करना था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, ये वही है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो फिर क्या हुआ, हमारे इंडिया में उस समय इलेक्शंस लड़े गए।
अब बात करते हैं उस समय जब हमारे देश में इलेक्शंस लड़े गए तो पूरे देश में सीटें कितनी रखी गई, वो रखी गई 389। ठीक है, 389 हमारी देश में क्या थी उस समय सीटें थी, जिसमें से 296 था ब्रिटिश इंडिया। अब ये 296 को ना और तोड़ा जाएगा, यहाँ पे मैंने तोड़ा नहीं है। 296 को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, एक आएगा 292, एक आएगा 4। ठीक है, ये था हमारा ये गवर्नर प्रोविंसेस, ये क्या था, ये हमारी थी गवर्नर प्रोविंसेस जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर्स होते थे स्टेट्स में। और ये टोटल उस समय 11 थे हमारे इंडिया में, उस समय 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी जहाँ पे 292 सीटें डिसाइड की और 4 आ गई हमारी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है, ये क्या थी हमारी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जिसमें से कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, 296 था हमारा ब्रिटिश इंडिया जिसके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत थी। 93 थी हमारे देश में प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो हो गई जहाँ पे क्या होता है, राजाओं का राज था, अंग्रेज़ों का यहाँ पे किसी भी स्टेट के साथ लेना देना नहीं था। पूरी तरह से उस समय अंग्रेज़ों ने हमारे देश को डिवाइड कर दिया 389 सीट्स के ऊपर। 296 जो है हमारे ब्रिटिश इंडिया थे, ब्रिटिश इंडिया में 292 हमारी 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी। ठीक है, और 4 क्या थी हमारी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। फिर क्या हुआ, जुलाई अगस्त के टाइम पीरियड पे हमारे 1946 में इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के बाद क्या हुआ, ये हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। ठीक है, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो थे हमारे टोटल 15। एक चीज़ याद रखना, जब मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती थी ना, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, और इन्होंने फिर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बॉयकॉट किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर सेपरेट नेशन की पूरी तरह से थ्योरी चलाना शुरू कर दी। ठीक है, सेपरेट नेशन के बारे में इन्होंने बात करना शुरू कर दिया, जिसका बाद में नाम जाके क्या पड़ा, पाकिस्तान। 208 सबसे ज़्यादा सीटें हमारे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, 73 सीटें थी मुस्लिम लीग की, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बॉयकॉट किया और फिर क्या कर दिया इन्होंने, पूरी तरह से पाकिस्तान के लिए बात करना शुरू कर दी। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में। और एक और चीज़ याद रखना, जो हमारी 93 सीट्स थी ना, ये 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ये भी क्या कहते हैं, ये भी हमारी फिल नहीं की गई थी। जो हमारे प्रिंसली स्टेट के मतलब जो मालिक थे, जो राजा की बात की जाए, उनको ये डर था कि अगर देश अगर यूनाइट हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो आज़ादी है वो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी ना। ठीक है, उनको ये डर था कि जो हमारा राज है हमारी स्टेट में वो हमसे छीन लिया जाएगा। तभी इन्होंने क्या किया था, प्रिंसली स्टेट वालों ने, इन्होंने भी इलेक्शंस को पूरी तरह से बॉयकॉट किया। अब क्या हुआ, इलेक्शंस हुए, या यहाँ पे आपको मैं बोलूँ देश आज़ाद भी हुआ ना आफ्टर 1947। 15 अगस्त 1947 की अगर बात की जाए, उस समय कई लोग पाकिस्तान गए। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी 389 सीट्स जो है रिड्यूस होकर 299 सीट्स में चली गई। ठीक है, 296 सीटें जो है, जो हमारी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, वो 229 सीट्स होगी। बिकॉज क्या हुआ था, बिकॉज कुछ लोग क्या है हमारे माइग्रेट हो गए थे पाकिस्तान में, सम पर्सनस माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, या कुछ एरिया हमारा जो है पाकिस्तान की तरफ चला गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने हमारे कुछ सीटों को खाली कर दिया। 296 सीटें जो ब्रिटिश इंडिया थी वो रिड्यूस होगी 229 पे। 93 सीटें जो प्रिंसली स्टेट वालों के लिए थी वो भी रिड्यूस होगी, कितनी होगी, 70 तक। ठीक है, जब इलेक्शंस होते हैं या जब हमारे देश में पार्टीशन होती है 1947 में, तब 389 सीटें यही रिड्यूस होकर 299 पे हो जाती हैं, 296 सीटें रिड्यूस होकर 229 पे हो जाती है और 93 सीटें रिड्यूस होकर 70 पे हो जाती हैं। चलिए, आपको एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्होंने ये पूछना है पूरे देश में कौन से ऐसे 2 प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद नहीं की है। वो आएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, ये चले गए थे पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ। दूसरे आते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी इसलिए क्योंकि ये कोई ही वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन। ठीक है, ही वॉज क्या थे, सोशल सर्वेंट या सोशल रिफॉर्मर भी आप कह सकते हो। ये कोई एक पॉलिटिशियन नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो है अपने आप को रिफ्रेन किया था। इन्होंने कहा था मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि मेरा काम था आज़ादी दिलाना, वो मैंने आपको दिलवा दी है। जो आगे देश का फेट होगा वो लोग आज़ाद करेंगे ना। ठीक है, वो लोग ही डिसाइड करेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद नहीं की थी।
चलिए एमसीक्यूज करने से पहले आपको कुछ मैं चीज़ें बता दूं, इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए 1946 में हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। 1946 के दिसंबर महीने में ये आएगा आपका 6 नवंबर 1946, सॉरी 6 दिसंबर 1946, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाती है हमारी, और उसके बाद आएगा हमारा 9 दिसंबर, जिस दिन हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग होती है कहाँ पे, हमारे पार्लियामेंट वाली बिल्डिंग में ही, संसद भवन में ही, जिसमें हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट जो हमारे बनते हैं सचिंद्रनाथ सिन्हा, वो आगे हमने जब एमसीक्यूज करने हैं तब भी आपको पता चलेगा। 11 दिसंबर को क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे परमानेंट बनते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और कैबिनेट मिशन प्लान का कुछ हिस्ट्री। चलिए अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में और क्या क्या हमारा यहाँ पे जो है बेनिफिट होने वाला है इसके लिए। और वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहना, गारंटीड आपको कुछ ना कुछ नया इस वीडियो से ज़रूर पता चलेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी आपके लिए या नहीं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है आपके लिए। इन्होंने पूछा है हु गेव द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये शायद आपको मैंने बताया नहीं है। इन्होंने बोला है कौन से ऐसे यहाँ से पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गया या स्वराज पार्टी हो गया, मुस्लिम लीग हो गया या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो गया, इनमें से किसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की थी। वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी के बारे में आपको एक मैं बता दूं, स्वराज पार्टी का दूसरा नाम क्या था, ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत पार्टी, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत पार्टी थी ये, जो किन्होंने बनाई थी, सी आर दास, ठीक है। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिमांड किया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा 1934। और इसके बाद 1946 आएगा, ठीक है। 1946 जब हमारे एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय ने क्या बोला था, हमारे देश का एक अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बात करेगा। चलिए अब आगे, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली बार हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात किन्होंने की थी, वो आएंगी स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट आएगी, ठीक है। चलिए पहला, इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। पहले इन्होंने क्या बोला है, एक चीज मैं बता दूं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऐसे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, पर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। सही इन्होंने है, हमारा जो फैक्ट है ये बिल्कुल सही है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इन्होंने बड़ी ज़्यादा कमेटीज़ बनाई थी, जैसे यूनियन पावर कमेटी होगी, फंडामेंटल राइट्स की कमेटी होगी, ठीक है। और उसमें से सबसे ज़रूरी थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। तो ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से जो है पॉइंट गलत है, पर ऐसे आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है। फिर उसके बाद माइनॉरिटीज़ कमेटी की बात की जाए, जैसे क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस या पारसीज जो है, उनको भी असेंबली में पूरी तरह से रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। जब इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इनके लिए क्या की गई थी, उस समय सीट रिजर्व की गई थी। चलिए अब आगे, इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये गलत है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था, क्योंकि ये लिमिटेड, इट वॉज बेस्ड ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइजी, ठीक है। लिमिटेड फ्रेंचाइजी के ऊपर बेस्ड था ये। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत आएगा। इन्होंने इनकरेक्ट बोला ना, इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वॉज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 विच अलाउड फॉर द रिस्ट्रिक्टेड, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अब आगे, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर, ठीक है। थर्ड का आप बताइए, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया था। इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा, दे वर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस, ठीक है। ना इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नॉमिनेट किया था, ना ही किसी गवर्नर जनरल ने नॉमिनेट किया था, ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस या मुस्लिम लीग ने इनको इलेक्ट किया था। इनको सीटें दी गई थी ना,
तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने इनको मतलब पूरी तरह से सीट्स में बताया था कि कौन कौन सा मतलब एरिया में कितनी कितनी सीटें आएंगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया है वो क्या थे, वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है डिफरेंट प्रोविंसेस के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। चलिए इन्होंने बोला है जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रोविंसेस में से आए थे या पूरे देश में से आए थे, उसका क्या आंसर होगा। इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, नो। लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी थी ना। दे वर नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ये भी गलत है। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही है ना, तो ये जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए गए थे या सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। और ये हमारे आईएएस का जो प्री का एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब आगे, हाउ वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड। चलिए बताइए फिफ्थ का क्या आएगा। दे वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, जब कहीं पे लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी होगा ना, ठीक है, जब कहीं पे लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी होगा तब वहाँ पे एक चीज़ समझना ना, वहाँ पे लोगों ने अपनी मर्जी से किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुना है। ठीक है, वहाँ पे लोग नॉमिनेट किए गए हैं किसी पर्सन के द्वारा, किंग के द्वारा या पीएम के द्वारा या सीएम के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये चीज़ याद रखना, जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के उनको नॉमिनेट किया गया था, और किन्होंने किया था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने। चलिए अब आगे, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये डेट अगर आपको नहीं याद है तो आएगी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तब हमारे कौन थे चेयरमैन। ठीक है, हु वाज द इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा। ठीक है, 6 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा, सचिंद्रनाथ सिन्हा। अगर यहाँ पे परमानेंट होता, अगर बात होती 11 दिसंबर की, ठीक है, अगर 11 दिसंबर 1946 की होती तब हमारे आने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका फिलहाल जो है फर्स्ट इलेक्टेड अगर बोला गया है, चाहे वो टेम्पररी है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, ही वॉज डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा हु वॉज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 2 दिन के बाद फिर से इलेक्शंस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। और ये छत्तीसगढ़ की पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा गया था ये। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अभी हमने किया। 7th का ऑप्शन नंबर सी आएगा, डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा क्या बने थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट। ठीक है, ही बिकेम द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए अब आगे, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा 8th का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि 11 दिसंबर को तो आपको पता ही है ना, 11 दिसंबर को क्या हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, ये ही बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इनके साथ 2 चीज़ें और बता देता हूँ आपको, वाइस प्रेसिडेंट्स। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट 2 थे। ठीक है, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे इसके, एक आएंगे प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एक आएंगे प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी, दूसरे आएंगे हमारे वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, ये हमारे क्या आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट्स। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की जाए, प्रेसिडेंट उसके एक थे, पर देयर वर 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। ठीक है, देयर वर 2 वाइस प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहले आएंगे प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी, दूसरे आएंगे प्रोफेसर वी.टी. कृष्णमाचारी। और एक चीज़ और बता दूं, ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये चीज़ भी लिख लीजिएगा आप। ठीक है, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन।
ये बताइए इसका क्या आंसर आएगा। 9th का बताइए क्या आंसर आएगा। 9 दिसंबर 1946, सॉरी 9 दिसंबर, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, 9 दिसंबर 1946 आएगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 आएगा, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन के तैयार हो गया था। और हमारा ख़त्म कब हुआ था, 26 या 24 जनवरी 1950, जिस दिन लास्ट मीटिंग थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ये भी मैं लिख देता हूँ, लास्ट मीटिंग। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन के कब तैयार हुआ था, 9 दिसंबर 1946। अगर यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे 6 दिसंबर 1946 होता ना, तो वो हमारा आंसर आना था। अगर एक जगह 6 दिसंबर होता है, एक जगह 9 दिसंबर होता ना, तब हमारा आंसर होना था 6 दिसंबर 1946, क्योंकि इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन के तैयार हो गई थी। 9 दिसंबर को हमारी पहली मीटिंग थी। पर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं ना, या एग्जाम्स में जो हमें पूछा जाता है, वहाँ पे हमेशा 9 दिसंबर ही होता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, 9 दिसंबर 1946। चलिए अब आगे चलते हैं। द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10th का बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज अडॉप्टेड, ये बड़ा आपका मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है ये। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, 13, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 की अगर बात की जाए, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 की अगर बात की जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने क्या किया था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो हैं पेश किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आएगा, 22 जनवरी 1947 को यही रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या किए थे, पेश किए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने। और कुछ दिनों के बाद 22 जनवरी 1947 को ये रेजोल्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या कर दिए थे, एक्सेप्ट कर लिए थे। ठीक है, मेरे को नहीं लगता इसमें अब आपको क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम आएगी। चलिए 11th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि प्रीएम्बल किसने प्रपोज किया हुआ है। ठीक है, प्रीएम्बल किसने बनाया, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो हमारा प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हमने क्या किया था, कब हमने वो किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हमने एक ही बार अमेंड किया था ना। तो ये बनाया किसने है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के रूप में प्रीएम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने पेश किया था। चलिए अब आगे। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये अभी आपको बताया मैंने, क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। और 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हो गए थे, पूरी तरह से अप्रूव हो गए थे। चलिए अब आगे। हाउ मैनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा हुआ है तो फिर तो आपको आता होगा। इसका वैसे यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। वैसे चारों ही गलत है, इस हिसाब से देखा जाए चारों गलत है। टोटल हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए 11 सेशन लगे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने टोटल 11 सेशन लिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो इसके चारों ऑप्शन गलत आएंगे। इसका ऑप्शन नंबर, मतलब मैं ई लेता हूँ, 11 सेशन टोटल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लिए हैं। चलिए अब आगे। हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल वर्डों में ये पूछ रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा है। वो आएगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुक 2 ईयर्स। ठीक है, ये तो आपके यहाँ पे लिखा ही है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। एक चीज़ याद रखना, 9 दिसंबर की बात करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को ये टाइम पीरियड शुरू होता है और ये टाइम पीरियड ख़त्म कब होता है, 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है। इसको हमारे इंडियन हिस्ट्री में और क्या दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है इसको। चलें अब आगे चलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितना टाइम लगा बनने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 9 दिसंबर 1946 को ये दिन कैलकुलेट होना शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 को ये दिन जो है ख़त्म होता है। Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? इनमें से इन पर्सनैलिटीज में से हमने ये बताना है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे। वो आएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द हेड ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके साथ साथ और बता देता हूँ आपको और क्या क्या है और किस किस कमेटी के पंडित जवाहरलाल नेहरू हेड थे। वो आएगा सबसे पहला यूनियन पावर कमेटी। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी आएगी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी तो आपने कर ही लिया। फिर उसके साथ साथ हमारा और क्या आएगा, इसके साथ देखते हैं अगर कोई मुझे याद आ जाता है। फिलहाल तो 2 ही आएंगी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी, जिसके हेड जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए अब आगे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? इसके आएंगे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द हेड ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दूं और किस किस के ये हेड थे हमारे सरदार पटेल जी। एक आएगी हमारी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। और उसके साथ साथ क्या थी? माइनॉरिटी एंड ट्राइबल कमेटी। इसके भी हेड जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। चलिए अब आगे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये और कोई आपको कमेटी आए या ना आए, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी का तो आपको पता होना ही चाहिए। एक चीज़ आपको बता दूं, ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी बनी कब थी? इट वॉज सेटअप ऑन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी हमारी, वो चीज़ आपको बता दूं। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज सेटअप ऑन अगस्त 29, 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हमारी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। इसके टोटल थे 7 मेंबर्स। ठीक है, टोटल थे 7 मेंबर्स। चलिए बात करते हैं इसके हेड कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। B.R. Ambedkar, father of the Indian Constitution, was the head of the most important committee of the Constituent Assembly, which was Constituent Assembly. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे। Who was the chairman of the Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities constituted by the Constituent Assembly? 18th क्वेश्चन है, इसका शायद मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया है, सरदार पटेल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी 2 क्वेश्चन पहले ही किया था। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, सरदार पटेल जी जो हैं इसके क्या आएंगे, हेड आएंगे। चलिए हम आगे। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर B.R. अम्बेडकर हैड हाउ मैनी अदर मेंबर्स? 7 मेंबर्स। ठीक है, 7 मेंबर्स, जिसके हेड कौन थे? B.R. अम्बेडकर। और भी बता देता हूँ आपको, N. गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, N. गोपाल स्वामी अयंगर, जितने मेरे को याद है अभी मैं बता देता हूँ आपको। फिर उसके बाद आएंगे डॉक्टर K.M. मुंशी। ठीक है, डॉक्टर K.M. मुंशी। फिर उसके साथ कौन आएंगे? और सैयद मोहम्मद V.T. कृष्णमाचारी, ये तो आपको बताए ही थे मैंने। ये कौन थे? ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी थे ना। ठीक है, ये भी इसके प्रेसिडेंट हमारे क्या थे, मेंबर थे। माधव राव। ठीक है, N. माधव राव। इनको बाद में रिप्लेस कर दिया था किन्होंने? B.L. मिट्टर ने। ठीक है, B.L. मिट्टर ने क्या किया था? इनको रिप्लेस किया था। ये कुछ मेंबर्स जो हैं हमारे क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, सॉरी मेंबर्स थे, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। चलिए अब आगे। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए यहाँ से आपका कवर हो जाएगा ये। बताइए इसमें से कौन से ऐसे मेंबर थे जो इसके इनमें से कौन से ऐसे पर्सन थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे? वो आएंगे ऑप्शन नंबर सी, A.K. अय्यर। ठीक है, इसका क्या आएगा 20th का? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आएगा, इसका गलती होगी मेरे से। ऑप्शन नंबर डी आएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने ऑप्शन नंबर डी देखा ही नहीं, और आप भी ये गलती नहीं करना जैसे मैंने अभी किया है। ऑप्शन नंबर डी आएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। A.K. अय्यर भी जो हैं इसके मेंबर थे। ठीक है, गलती हर किसी से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है वैसे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे।
द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर ऑन, यह भी आपको बताया मैंने, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये बड़ा आसान है आपके लिए, या बड़ा ही ज़रूरी होने वाला है। ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? डॉक्टर या बी एन राव आएंगे। ये क्या थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। ही वॉज द एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चलें अब आगे। बी एन राव जो है क्या थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। चलिए, ये अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब कब हमारे सामने पेश की गई थी? द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा? द फर्स्ट ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? ये आएंगे बी एन राव। ठीक है, बी एन राव जो जिनके बारे में अभी हमने किया, ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। और बी एन राव ने सबसे पहला ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर किया था। और इसको पब्लिश कब किया था? लोगों के लिए पब्लिश कब हुआ था? हमारा सबसे पहला जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आएगा फरवरी 1948। ठीक है, फरवरी 1948 को सबसे पहला ड्राफ्ट जो है पेश किया गया था। फिर उसके लिए इनको, हमारे पूरे देश को 8 मंथ का टाइम दिया गया था कि अब आप बताइए कि क्या आपने चेंजेस करवानी है कुछ, अगर इसको वापस लेना है हम वापस ले लेंगे, अगर आप 8 महीने के अंदर हमें कह देते हो। फिर उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट जो है हमारा, ठीक है, सेकंड ड्राफ्ट भी आपको बता देता हूँ। सेकंड ड्राफ्ट हमारा आता है अक्टूबर 1948 को। ठीक है, 1948, मैंने 86 लिख दिया। फिर उसके बाद थर्ड ड्राफ्ट जो आता है, या फाइनल ड्राफ्ट हमारा था, वो आएगा 4 नवंबर 1948। और ये पेश किसने किए थे? बी एन राव ने। ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। 24 का बताइए क्या आंसर आएगा? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग? ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हमारा जो है नेशनल फ्लैग ऑफिशियल बना था। ठीक है, चलें अब आगे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी? ठीक है, 25 का बताइए चेयरमैन कौन थे नेशनल फ्लैग कमेटी के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी। और एडॉक कमेटी जो है फंक्शन ऑफ नेशनल फ्लैग, इसको पूरा कहा जाता है, जिसके चेयरमैन कौन आएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब आगे। व्हेन वॉज द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्टेड? 26 का बताइए। व्हेन वॉज द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्टेड? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने थर्ड टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को कब पढ़ना शुरू किया था? वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 17 नवंबर 1949। ठीक है, 17 नवंबर 1949 इसका आंसर आएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन? कब बन के तैयार हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीने के लिए टाला। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? पूरे देश में एनफोर्स्ड होता है। ठीक है, हमने 2 महीने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को रोका था। क्यों? हमारा रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज की वजह से हमें क्या करना पड़ा था? कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीने के लिए वेट करना पड़ा। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949। चलिए अब आगे। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन? चलिए 28 का बताइए। इसका आएगा 26 नवंबर 1949। इसका भी 26 नवंबर 1949 ही आंसर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन फोर्स ऑन? ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। क्या रीज़न था इसका? क्योंकि हमने बात की जाए 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। और इन्होंने क्या कहा था? हर साल हम क्या करेंगे? 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। चलिए, जनवरी 26 वॉज सिलेक्टेड एज ए डेट फॉर द इनाग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज? बताइए इसका क्या आंसर आना चाहिए?
इसका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आएगा। द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन द 1930। चलिए और ऑप्शन भी देख सकते हैं। ऑन दैट डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, ये गलत आएगा। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एन ऑस्पेशियस डे, ये भी गलत है, तो नन ऑफ दीज तो आएगा नहीं ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, चलिए आज हमारे जो इसके MCQs थे कॉन्स्टेंट असेंबली या हमारे कैबिनेट मिशन प्लान के, वो कंप्लीट होते हैं। आपने अगर हमारी वीडियो देखी है और आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी या नहीं लगी। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी को बेनिफिट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 3 में अब आपके साथ मिलेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी का वो आपको कराया जाएगा। तब तक आप हमारी इस वीडियो को देखिए और जो हमारे फैक्ट्स हैं जो हमने वीडियोस के थ्रू डाले हुए हैं वो भी आप देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलेंगे हम। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट करना ज़रूर मतलब कमेंट करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, थैंक यू।